बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज 26 नवंबर की। 26 नवंबर को मेरा 25 नवंबर तक का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का अपडेट हो गया है। तो जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था कि मेरे को एक अच्छा खासा गेन होने वाला है, तो मुझे 43,563 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है जो 1.7% है। और मेरा टोटल रिटर्न अब लगभग नो ब्रेक इवन पे आ गया है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू अब 26,15,868 रुपीज़ है। और मेरा करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है 26,10,240 रुपये है, जो ऑलमोस्ट फ्लैटिश XIRR अब आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं किस किस फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया और कितना रिटर्न दिया। वन बाय वन हम शुरू करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने कल मुझे 2600 रुपये का लगभग रिटर्न दिया है, लगभग 1.08%। कॉन्ट स्मॉल कैप ने लगभग मुझे 4300 का रिटर्न दिया है, लगभग 2.19%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने कल 3,069 रुपीज़ का मुझे रिटर्न दिया है, लगभग 1.59%। तो आप देख सकते हैं कि दो मेजर स्मॉल कैप जो हैं कॉन्ट और निपॉन, उसमें से कॉन्ट ने काफ़ी तगड़ा रिटर्न दिया है, लगभग 30% ज़्यादा रिटर्न दिया है निपॉन के मुकाबले। तो कॉन्ट अचानक से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करने लगे, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाल फिलहाल में पिछले 2-3 महीने से तो कॉन्ट अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट ऑफ लेट आई डोंट नो क्या हुआ है कि कॉन्ट के रिटर्न्स ज़्यादा निकलने लग गए हैं। तो अपने जो मार्केट में कंपटीटर हैं, क्योंकि दो सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड कॉन्ट और निपॉन ही हैं, तो आप देख रहे हो कि निपॉन सिर्फ 1.59% है, लेकिन कॉन्ट 2.19% है, तो लगभग 30% आगे है कॉन्ट। अ, और ये इस चीज़ को भी दर्शाता है, जो लोग मुझको बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फंड क्यों लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फंड इसलिए लेता हूँ, आप देख रहे हैं वेरिएशन, वेरिएशन कितना है, डिफरेंस कितना है, दोनों ही स्मॉल कैप हैं लेकिन 30% का अंतर है। आगे चलते हैं HDFC लार्ज एंड मिड कैप में, जिसमें लगभग 2671 रुपये का मुझे कल नोशनल गेन हुआ है, लगभग 1.59%। HSBC लार्ज एंड मिड कैप में लगभग 3,124 रुपये का 1.88%। कॉन्ट मिड कैप लगभग 2372। देखिए मिड कैप कॉन्ट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी जो बाकी मिड कैप हैं वो 1% के आसपास दे रहे हैं, ये 1% या 1.2%, ये लगभग 1.63%। तो यहाँ भी 30-40% आगे है कॉन्ट। निपॉन इंडिया लार्ज लगभग 2,000 रुपये का 1.52%। HDFC टॉप 100 लगभग 1,938 रुपये 1.44%। एडलवेज मिड कैप लगभग 2,351 रुपये, लगभग 2%। तो एडलवेज तो और भी आगे है कल एडलवेज। तो ये होता है दोस्तों, अलग अलग तरीके के फंड लेने से तो वो आपका एवरेज आउट हो जाती हैं चीज़ें। कभी कभी क्या होता है, दो स्मॉल कैप फंड में भी एक स्मॉल कैप लगभग 30-40% ज़्यादा दे रहा होता है, ऐसा सिनेरियो है। और आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ऐसे सिनेरियो, इसलिए मैं 4-5 तरीके के स्मॉल कैप, 4-5 तरीके के मिड कैप और 4-5 तरीके के लार्ज कैप लेकर चलता हूँ। देखिए, दिल्ली से जयपुर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होगा, बहुत सारे रास्ते होंगे और हर रास्ते से आप जयपुर पहुंच जाएंगे। तो ये कोई शॉर्ट फार्मूला नहीं है कि आपको लिमिटेड 5 या 6 फंड ही लेने चाहिए। ये मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि ये शॉर्ट फार्मूला है। आपके ज़्यादा फंड भी होंगे तो भी आपका अच्छा रिटर्न बन सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने कल मुझे 2794 रुपये का लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 1700 रुपये का 1.72%। बंधन स्मॉल कैप लगभग 1385 1.38%। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी लगभग 1665 1.68%। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 1500 रुपये लगभग 1.59%। इन्वेस्को इंडिया PSU 2151 2.69%। PSU कल बहुत भागे हैं। बंधन कोर इक्विटी लगभग 719 1.34%। टाटा स्मॉल कैप 653 लगभग 1.26%। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 588 लगभग 1.34%। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 584 लगभग 1.35%। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 662 रुपये लगभग 1.56%। मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस वैल्यू इंडेक्स फंड 1,058 लगभग 2.62%। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 332 लगभग 0.82%। पराग पारिक कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं देगा, कभी भी बहुत ज़्यादा लो रिटर्न नहीं देगा आपका, मतलब चलता रहेगा मामला। गिरती हुई मार्केट में भी आपको बचा लेगा, उठती हुई मार्केट में भी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा। और उसके बाद है कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लगभग 657 1.76%। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 427 1.24%। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस 883 लगभग 3.15%। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22
573 लगभग 2.12%। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 170 रुपये लगभग 1.8%। HDFC डिफेंस में 241 रुपये लगभग 2.78%। और निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड 89 रुपीज़ लगभग 1.97। तो ये सब मिला मिला के मुझे कल जो नोशनल गेन हुआ है 43,563 रुपीज़ का हुआ है। और जैसा कि मैं कल बता चुका था कि गेन हुआ है, प्लस आज जो मार्केट रही है लगभग फ्लैटिश सी। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा टोटल रिटर्न लगभग नेगेटिव 5,627 रुपये है। और कल मेरा पोर्टफोलियो आई एम 70-30 यानी 70-30 श्योर हूँ कि कल मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में चला जाएगा। अब आप पूछेंगे उसकी वजह, क्योंकि मार्केट तो आज थोड़ा सा रेड में क्लोज हुई है, उसकी वजह मैं आपको दिखा देता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, इस पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 आज -0.11 क्लोज हुए हैं। लेकिन मिड कैप 50, मिड कैप 100 और मिड कैप 150 पे नज़र बनाइए दोस्तों, 0.2% अप। मिड कैप 100 0.02% अप और मिड कैप 150 0.05%। ये भी लगभग फ्लैटिश सा है। लेकिन जो मेन खेल हुआ है वो स्मॉल कैप में हुआ है। अब देखिएगा निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.82% अप, निफ्टी स्मॉल कैप 50 0.98% अप, निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.61% अप। यानी कि स्मॉल कैप में लगभग 0.7% टू 0.8% का गेन हुआ है। और मेरा पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप की बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, लगभग 30 से 40% स्मॉल कैप है मेरे पास। तो वो 30-40% का 0.7 टू 0.8% अप मारेगा। और मिड कैप भी थोड़ा सा अप मारेंगे क्योंकि वो भी 0.10% तो अप है ही। तो वो सब मिलाकर अगर लार्ज कैप थोड़ा गिरेगा भी, वो उसको नलीफाई करते हुए कल पॉजिटिव में मेरे पोर्टफोलियो को ले जाएंगे। तो होपफुली कल मैं दोबारा जब मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा तो आपको मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखेगा। काफ़ी दिनों बाद वापसी करी है ग्रीन में, लेकिन जल्दी जल्दी वापसी कर ली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 24,000 से 25,000 के बीच मैंने काफ़ी इन्वेस्टिंग करी हुई है, लगभग 6-7 लाख रुपया इसी रेंज में डाला हुआ है। तो वो तेज़ी से बढ़ेगा जब ये मार्केट 24,000 से 25,000 की तरफ बढ़ेगी। हालांकि मेरा ये मानना है कि अब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया है। और कंसोलिडेशन फेज़ में दोस्तों ये होगा कि मार्केट अब 23,000 से 25,000 के बीच में ट्रैवल करेगा अगले 1-1.5 महीने तक, जब तक कि बजट की कुछ सुगंध नहीं आती है मार्केट में। अब कई लोग कहेंगे कि यार बड़ा ही नेगेटिव आउटलुक है आपका। देखिए नेगेटिव आउटलुक तो है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है मार्केट में जो चीज़ आपके मार्केट को ऊपर ले जाएगी। आई थिंक कोई ट्रिगर्स नहीं बचे हैं अब जो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। देखिए मार्केट ड्रिवन होती है आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग से। कॉर्पोरेट अर्निंग ख़राब है, ये सबको पता है, सारी कंपनीज के रिजल्ट आ गए, अधिकतर कंपनियों के रिजल्ट ख़राब हैं। अब जब रिजल्ट ख़राब है तो रातों रात ऐसा क्या हो गया कि अब मार्केट आपकी ऊपर चली जाएगी। आपने महाराष्ट्र का चुनाव जीत लिया, 2 दिन मार्केट भगा दी स्टॉक मार्केट ने अच्छे सेंटिमेंट के कारण, ठीक है। लेकिन सिर्फ मेरा महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बेसिस पे ही आपको 25,000 26,000 तो नहीं ले जा सकते। उसके लिए तो आपको रिजल्ट देने पड़ेंगे। रिजल्ट आएंगे अगले क्वार्टर में के जनवरी में, और अगले क्वार्टर के जनवरी फरवरी में आएंगे। और तब तक भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले हैं इस क्वार्टर के भी, क्योंकि आप देख लीजिए चारों तरफ महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, कारें बिक नहीं रही है, ऑटो सेक्टर पूरा डाउन है, एफएमसीजी में भी कोई खास बढ़त नहीं दिख रही है, सरकार की स्पेंडिंग जो है वो भी डाउन है। तो ऐसा कोई पॉजिटिव फैक्टर मुझे दिख नहीं रहा है जो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो मुझे लगता है मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, 25,000 के नीचे नीचे रहेगी और 23,000 के ऊपर ऊपर रहेगी। तो इसी रेंज में अब खेलना है। और दोस्तों क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो हमें इसी रेंज में ख़रीदने भी हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड इसी सस्ती रेंज में ख़रीदने हैं। तो जब भी मार्केट डिप करती है 24,000 के नीचे, 23,500 के आसपास जाती है, 23,700 के बाद जाती है, वहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अब बाय करती रहनी चाहिए। अब यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बाय ऑन डिप्स की। म्यूचुअल फंड को भी बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, क्योंकि जब बाय ऑन डिप्स करोगे तो आपको आगे जाके अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर आप श्योर नहीं हो कि इसी लेवल पे रहेगी मार्केट या इससे नीचे जाएगी, कभी भी बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। वो 23,300 पे मैंने ख़रीद लिया 1.5 लाख का, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं हर बार बॉटम पकड़ ही लूँगा। तो आप भी कोशिश मत करना, आप थोड़ा थोड़ा डालते रहना। जब भी मार्केट 24,000 के नीचे जाए आप डालना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा। वो जाए 23,700 जाए, 500 जाए, 23,000 जाए, आप थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो। और जैसे ही हायर 24,500 के ऊपर जाने लगे तो रुक जाओ। अगर आप मैनुअल एसआईपी करते हो, अगर आप ऑटोमेटिक एसआईपी करते हो तो आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से बैठो, पिक्चर देखो, जो हो रहा है होने दो। बाकी सब आपके फेवर में आ जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा सा मैं अपना शून्य ऐप के बारे में भी दिखा दूं, जहां मैंने आज कुछ कोशिश
करी और कुछ भी नहीं हुआ आज, क्योंकि मार्केट तो फ्लैटिश थी। बैंक बीज में मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है लगभग 400 रुपये के प्रॉफिट पे। ये बैंक बीज मैंने थर्सडे को ख़रीदे थे 10,000 रुपये के, 400 साढ़े 400 रुपये का प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। और मैंने 400 रुपये में मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कि अगर इससे नीचे ये जाएगा तो ये बिक जाएगा, और इससे ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेल करूँगा इसको। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है पहले अप स्विंग आ जाए और बाद में डाउन आए, लेकिन अगर पहले डाउन स्विंग आ गया तो मेरा कट जाएगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो मैं हिलाने नहीं वाला हूँ। तो ये थोड़ा कैश मेरे हाथ में आ जाएगा। ये कैश मैं क्यों बेच रहा हूँ इतने कम प्रॉफिट में, 4% साढ़े 4% में मैं क्यों बेच रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है आगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट तो ऊपर नहीं जानी है। तो फिर मैं कैश फंसा कर क्या करूँगा, ये कैश 400 रुपये साढ़े 4% कमा के ये 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये अंदर करता हूँ। ये साढ़े 10 हज़ार रुपये मुझे बाद में काम आएंगे एवरेजिंग करने में, या फिर वो साढ़े 10 हज़ार रुपये लेके मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। तो दोनों ही तरह किसी भी तरीके से मैं इस पैसे को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। बाकी तो मेरा कोई और शेयर जो है, ईटीएफ जो है, वो प्रॉफिट में है नहीं, तो उनको तो मैं बेचूंगा नहीं फ़िलहाल, तो उन पे तो होल्ड की ही स्ट्रेटेजी बनी हुई है। बैंक बीज एक मेरे प्रॉफिट में आ रखे हैं, इनको अगर कल पहले डिप मार जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मुझे लगभग 4 सवा 4% का प्रॉफिट होगा। साढ़े 10 हज़ार रुपये निकाल के या तो मैं उसको एवरेजिंग के लिए रख लूँगा या फिर म्यूचुअल फंड के लिए रख लूँगा। इसी तरीके से आगे आगे अगर मार्केट बढ़ेगी तो ये सारे शेयर्स प्रॉफिट में आएंगे और धीरे धीरे मैं इनको निकाल कर या तो फिर इनसे शेयर्स ईटीएफ भी बाय करा करूँगा या फिर म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। तो कैश को यहाँ से लिक्विडेट करना भी ज़रूरी है ताकि मैं म्यूचुअल फंड में आगे इन्वेस्ट कर सकूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको लॉस में निकालूंगा। अगर सिचुएशन ऐसी आएगी कि एवरेजिंग करनी पड़े तो एवरेजिंग भी करूँगा, और सिचुएशन ऐसी आएगी कि प्रॉफिट निकालना है और पैसा बाहर निकालना है तो मैं कभी कभी ज़्यादा प्रॉफिट को चेज़ ना करते हुए 4 5% 6% के प्रॉफिट में भी बाहर निकल जाता हूँ, उतना प्रॉफिट लेके भी। तो दोस्तों ये था आज का सिनेरियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कल आगे क्या हुआ मेरे पोर्टफोलियो में, क्या मेरा पोर्टफोलियो दोबारा ग्रीन में आया और या नहीं आया, ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।